हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल ईडियो 360% में। चलिए दोस्तों, आज हम एक नया बुक है जो कि IMED के नाम से जाना जाता है। उसका फुल फॉर्म है इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट एंड इंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, जो कि जनरली सारे इंजीनियरिंग की ब्रांच में लगती है, चाहे वो सिविल इंजीनियरिंग हो, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हो, मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो, केमिकल इंजीनियरिंग हो, टेक्सटाइल इंजीनियरिंग हो, ETC, ये सारे में लगती हैं। तो चलिए हम ये स्टार्ट करेंगे। और यह जो बुक होता है इसके बारे में हम लोग को यह पढ़ने को मिलेगा कि जब हम इंडस्ट्री लगाएंगे अपनी, यानी खुद की, जब हमारे पास आइडिया आएगी, हम इंडस्ट्री लगाएंगे। कुछ हम लोगों में से कुछ साथी ऐसे होंगे जो कि पढ़ के गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करेंगे, कुछ साथी प्राइवेट जॉब पकड़ लेंगे, कुछ साथी डिप्लोमा कर रहे हैं, डिप्लोमा के बाद बीटेक करेंगे, और कुछ साथी जिनके पास पैसा है, आइडिया है, वो अपना कुछ सेटअप करेंगे, इंडस्ट्री बनाएंगे। तो यह इंडस्ट्री से रिलेटेड ही कुछ इसमें समझने को मिलेगा। तो जनरली इस बुक में 8 या 9 चैप्टर हैं जिनको हम सीरीज वाइज एनर्जी कंजर्वेशन की तरह कंप्लीट करते जाएंगे। तो यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ अपने दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि उनको भी फ़ायदा पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। पहला चैप्टर है इंटरप्रेन्योरशिप एंड इट्स नीड। इंटरप्रेन्योरशिप और उसकी, यानी उद्यमियता और उसकी ज़रूरत। उद्यमियता और उसकी ज़रूरत क्या होती है? तो देखिए, पहला शब्द है इंटरप्रेन्योर। तो पहला शब्द है इंटरप्रेन्योर, हिंदी में इसको बोलते हैं उद्यमी। तो इंटरप्रेन्योर से हम क्या समझते हैं? तो देखिए, एक इंटरप्रेन्योर जनरली वह पर्सन होता है, यानी कि एक इंटरप्रेन्योर कौन होता है? एक व्यक्ति होता है। इंटरप्रेन्योर भगवान नहीं होते हैं। इंटरप्रेन्योर क्या होता है? एक सामान्यतः व्यक्ति होता है, और वह व्यक्ति होता है, कौन व्यक्ति होता है? तो वह व्यक्ति होता है जिसके पास किसी इंडस्ट्री से रिलेटेड एक सूटेबल एवं प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट है। जिसके पास क्या है? कोई अगर फैक्ट्री या कोई इंडस्ट्री लगा रहा है तो उस इंडस्ट्री से संबंधित उसके पास क्या हो? सूटेबल और लाभप्रद प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट हो। यदि आप सोचिए कि जब कोई आइडिया आया, कोई आदमी फैक्ट्री खोला और उसमें जब उसको प्रॉफिट ना हो तो क्या फ़ायदा उस आइडिया से? सूटेबल और प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट है। तो जनरली वह व्यक्ति कौन होता है? हमारा इंटरप्रेन्योर होता है, उद्यमी होता है। अब देखिए, जब पहली बार मार्केट में अमेजॉन कंपनी आई थी तो उसके पास क्या था? एक आइडिया था, एक विचार था। तो उसके मालिक एक इंटरप्रेन्योर हुए। उसके मालिक क्या हुए? एक इंटरप्रेन्योर हुए, क्योंकि उनके पास एक आइडिया था। अब आगे देखिए, तथा उसके पास इंडस्ट्री से इम्पोर्टेंट क्वालिफिकेशन, टेक्नोलॉजी, नॉलेज तथा मैनेजेरियल कैपेसिटी रखता है। और आदमी, जैसे कि हमारे पास आइडिया आ गया, समझ लीजिए कि हम अमेजॉन के मालिक हैं। ये तो उतनी औकात नहीं है सोचने की, लेकिन समझ जाइए एक नॉर्मली एग्जाम्पल के तौर पे। तो हमारे दिमाग में आइडिया आया कि अरे यार, क्यों ना ऐसा किया जाए कि कोई मार्केट में न जाए, हम मार्केट में न जाए, उस मार्केट के प्रोडक्ट को, या जो उसके सामान की नीड हो, जो उसकी नीड हो जिस सामान की, उसको हम उसके डोर टू डोर प्रोवाइड करा दें, दरवाजे दरवाजे पे प्रोवाइड करा दें। तो उसके पास एक आइडिया आया। अब उस आइडिया के बाद वो क्या हुआ? उसको एक इंडस्ट्री में बदलने की कोशिश किया। तो इंडस्ट्री में बदलने की कोशिश किया तो पहले उसके पास उससे संबंधित जो जरूरी होता है वो योग्यता होनी चाहिए, क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, टेक्नोलॉजी होनी चाहिए कि कैसे हम उसको पहुंचाएंगे, तो एप्लीकेशन बनाए उसके माध्यम से, ज्ञान होना चाहिए, और तथा मैनेजेरियल यानी प्रबंधकीय कैपेसिटी होनी चाहिए। आगे देखिए, इस प्रकार इंटरप्रेन्योर अपना स्मॉल इंडस्ट्री को इस्टेब्लिश कर प्रोडक्शन तथा अदर सर्विस प्रोवाइड कर सकता है। और इस प्रकार इंटरप्रेन्योर क्या कहता है कि उसके पास आता है पैसा, पैसे को से मतलब कि एक छोटा सा इंडस्ट्री ओपन करता है, उसके बाद उसमें बनाता है कुछ। कोई ज़रूरी नहीं है कि हर किसी के पास
अमेजोन से रिलेटेड ही आइडिया आया। एक आ गया लिज्जत पापड़। लिज्जत पापड़ वाली जो औरत थी उसके पास एक आइडिया आया कि क्यों ना हो कि हैंडमेड पापड़ को बहुत ही अच्छे क्वालिटी में बना के बेचा जाए। तो एक छोटी इंडस्ट्री तैयार की, उसमें पापड़ बनाई, पापड़ बना के बेची। कई सालों बाद लिज्जत जो हुआ वो लिज्जत हो गया। अब लिज्जत का कुछ इज्जत हो गया। तो चलिए, प्रोडक्शन तथा अदर सर्विस प्रोवाइड करा सकता है, अतः यह पर्सन एंटरप्रेन्योर कहलाता है। हम इन 3 पॉइंट में केवल एंटरप्रेन्योर के बारे में ही बात कर रहे हैं। तो देखिए, एंटरप्रेन्योर कौन होता है? जिसके पास किसी कंपनी या कोई भी आइडिया जिसके पास होता है फैक्ट्री सेटअप करने की, वो एंटरप्रेन्योर होता है, उद्यमी होता है। वह व्यक्ति जो इंडस्ट्री को लगाने के पास आइडिया हो, क्वालिफिकेशन हो, टेक्नोलॉजी हो, नॉलेज हो, वह भी क्या होता है? एंटरप्रेन्योर होता है। वह आदमी एक छोटा सा इंडस्ट्री लगा बैठाता है, प्रोडक्शन स्टार्ट करता है, उसको बेचता है, फायदा कमाता है, वह जनरली एंटरप्रेन्योर होता है। अब आगे देखिए, अगला है एंटरप्रेन्योरशिप यानी उद्यमियता। एंटरप्रेन्योरशिप यानी उद्यमियता। तो देखिए, एंटरप्रेन्योर द्वारा अपने बिजनेस या इंडस्ट्री को इस्टेब्लिश करने से रिलेटेड उठाए गए सभी स्टेप से रिलेटेड प्रोसेस को एंटरप्रेन्योरशिप कहा जाता है। अब देखिए, जैसे कि कोई एंटरप्रेन्योर हुआ यानी उद्यमी हुआ, वह अपना इंडस्ट्री ऐसे ही नहीं ना खोल देगा कि लेबर को बुलाएगा, ईट वोट सब लगा के एक फैक्ट्री बना दिए। वो एक एक स्टेप को उठाएगा। पहले गवर्नमेंट से परमिशन लेगा, फिर जीएसटी फाइल करेगा, क्या करने जा रहा है वो सब सारे रिकॉर्ड गवर्नमेंट को जमा करेगा। फिर जिस फील्ड में वो अपना आइडिया है उस फील्ड से परमिशन लेगा, और फिर अपने बातों को एक दूसरे के साथ क्या करेगा कि शेयर करेगा कि ऐसा करने से ये हो जाएगा। तो ये जो सारे प्रोसेस है ये क्या होता है? एंटरप्रेन्योरशिप कहलाता है। एंटरप्रेन्योरशिप कहलाता है। तो देखिए, एंटरप्रेन्योरशिप को सिंपल वे में कुछ नया करना या पहले से किए गए कार्य को अगेन से करने के द्वारा डिफाइंड किया जा सकता है। तो देखिए, अगर कोई जरूरी, देखिए अमेजोन आ गया, अमेजोन के जस्ट बाद फ्लिपकार्ट आ गया, तो फ्लिपकार्ट भी तो वही काम करता है जो अमेजोन करता है। तो एंटरप्रेन्योरशिप मतलब कि ये भी हो सकता है कि कुछ नया करना या पहले से ही किया गया काम को दोबारा से करना क्या होता है? एंटरप्रेन्योरशिप कहलाता है। चलिए दोस्तों, आगे देखते हैं। देखिए दोस्तों, तो एंटरप्रेन्योरशिप एक दृष्टि से एक ज्वाइंट स्किल तथा अनेकों क्वालिटी और प्रॉपर्टीज के रिजल्टिंग यानी परिणामों से प्राप्त होता है। एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है? बहुत से स्किल यानी बहुत से तरीकों के फलस्वरूप प्रदान होता है एंटरप्रेन्योरशिप। यानी कि हमारे पास आइडिया आया तो हम तुरंत, आइडिया रियलिटी में नहीं बदल जाती है, उस आइडिया को रियलिटी में बदलने के लिए बहुत से स्टेप को उठाए जाते हैं। तो हमारे पास आइडिया आया तो हम कहलाएं एंटरप्रेन्योर। अब उसको आइडिया को रियलिटी में बदलने के लिए जो जो कदम उठाए जाएंगे उसको कहा जाएगा एंटरप्रेन्योरशिप। जनरली इस बात को आप समझ जाइए। इनमें एंटरप्रेन्योर द्वारा नए निम्न वर्क किए जाते हैं। इसमें क्या किए जाते हैं? एंटरप्रेन्योर द्वारा नए या निम्न वर्क किए जाते हैं, जो नीचे दिया गया फंक्शन और वर्क, कार्य और वर्क। एक नए एवं अच्छे बिहेवियर से चीज़ों को कंप्लीट करना। देखिए, हमारे दिमाग में आइडिया आया कि हमें एक क्या करनी है, फ्लोर मिल खोलनी है, या ऐसे समझिए कि हमें एक क्या करनी है, खादी आश्रम खोलना है। तो पहले खादी आश्रम खोलने के लिए हम बहुत सारे डॉक्यूमेंट को कलेक्ट करेंगे, जाएंगे खादी आश्रम यानी गवर्नमेंट के किसी सेक्टर में, जिस सेक्टर में देना हो उसको देंगे, तो हमें कुछ ऐसा मिल जाएगा परमिशन कि हम खादी आश्रम खोल सकते हैं। दूसरा, प्रोडक्शन के अपॉर्चुनिटी प्राप्त करना। अब देखिए, हम मार्केट में बताएंगे कि देखिए भाई, हम खादी का कपड़ा बहुत अच्छा सिल रहे हैं, आप एक बार पहनिए, अब इसके बाद आप उसका फीडबैक दीजिए। तो ऐसे ऐसे करके क्या होता है, हमें प्रोडक्शन यानी बनाने की अपॉर्चुनिटी मिलती है कि हम चलिए अब धीरे धीरे बनाते हैं। अब देखिए, अनसर्टेनिटी यानी अनिश्चितता के होते हुए भी डिसीजन लेना, यानी कि अब ऐसा भी तो हो सकता है कि खादी का दुकान खोल दिए, बिक ही नहीं रहा है,
तो अनिश्चितता है कि बिकेगा या न बिकेगा। दो तो है प्रोबेबिलिटी कि एक बिक सकता है एक नहीं बिक सकता है, और इन दोनों के होते हुए भी हम कंपनी को या दुकान को खोल रहे हैं तो क्या होता है कि डिसीजन लेते हैं। तो ये काम होता है एंटरप्रेन्योरशिप का, एक इंटरप्राइज का आयोजन करना, एक इंटरप्राइज का आयोजन करना, कैपिटल का निर्माण करना। अब देखिए कैपिटल यानी धन, सब आइडिया आ गया है, पैसा ही नहीं है तो कैसे हम किसी कंपनी को खोलेंगे, नहीं खोल पाएंगे। कैसे किसी दुकान को खोलेंगे, नहीं खोल पाएंगे। तो पहले हम कैपिटल का निर्माण करेंगे, लेबर का व्यवस्था करना, और लेबर का व्यवस्था करेंगे। मान लीजिए कि हमारे पास बिस्किट बनाने वाली फैक्ट्री है और लेबर ही नहीं मिल रहे हैं। सारे जो बिस्किट बनने वाली क्या है हमारी इंग्रेडिएंट है, सारी की सारी खराब हो जाएंगी जब तक लेबर की व्यवस्था नहीं मिल पाएगी। और रॉ मटेरियल का आपूर्ति करना, कच्चे माल का आपूर्ति करना। बिस्किट बनता है तो बिस्किट पेड़ पे नहीं ना आता है कि बिस्किट को तोड़ लिया जाए, पैकेट में पैक कर लिया जाए और दे दिया जाए। रॉ मटेरियल लगता है बिस्किट के बनाने के लिए, ऑयल, शुगर, इन सब चीज़ों को लाया जाता है। तो रॉ मटेरियल की आपूर्ति करना, बिजनेस चलाने के लिए टॉप मैनेजमेंट और प्रशासकों यानी एडमिनिस्ट्रेटर का चयन करना। और बिस्किट जैसे पार्ले जी है उसको चलाने के लिए क्या किया जाता है, मैनेजमेंट, कि इतना बनाया जाए मार्केट में चला जाएगा, हम लोगों की क्या हो जाएगी, इतनी इनकम होगी। ये नहीं कि पहले गोडाउन में 10 ट्रक बिस्किट है और 15 ट्रक और बनवा दिए तो ये हमारा कुल टोटल मिल के कितना हो गया, 10 और 15 25 ट्रक, जिसमें से हमारा 23 ट्रक क्या हो गया, एक्सपायर हो गया और 2 ट्रक मार्केट में सेल हुआ है। तो मैनेजमेंट कैपेसिटी भी रहना चाहिए। अब देखिए नीड ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप यानी कि उद्यमियता का जरूरत। तो आज के इंडस्ट्री एज में देख रहे हैं कि आज जो कि एज जो चल रहा है, यह नया युग है, वो इंडस्ट्री का युग है। कहीं MBA चाय वाले अपना एप्लीकेशन खोल के बैठे हैं, कहीं ग्रेजुएट चाय वाली, तो कहीं डिप्लोमा चाय वाले, तो कहीं नया नया क्या क्या। तो ये जो युग चल रहा है वो इंडस्ट्रियलाइजेशन का युग है, इंडस्ट्रियलाइजेशन का युग है। कभी कभी आप यूट्यूब पे शार्क टैंक भी देखते होंगे, तो वहाँ पे जो महानुभाव लोग बैठ के डिसीजन करते हैं कि हम आपको इतना इक्विटी देंगे, ये वो सब क्या होते हैं, वो भी इंडस्ट्री ही पहले इंटरप्रेन्योर ही रह चुके हैं। तो आगे देखिए, तो आज के इंडस्ट्रियल एज में इंडस्ट्रियलाइजेशन देश के डेवलपमेंट में एक इम्पोर्टेंट रोल निभाता है। जो आज का युग है हमारा इंडस्ट्रियल एज, यह देश के क्या करता है, विकास में एक अपना महत्वपूर्ण रोल निभाता है। आगे देखिए, देखिए अगला है कि देश का पार्शियल डेवलपमेंट, यानी जो देश का छोटा धीरे धीरे जो डेवलपमेंट है या छोटा छोटा डेवलपमेंट है या आंशिक रूप से जो डेवलपमेंट है, वो इंडस्ट्री की स्थापना, धीरे धीरे डेवलप्ड देश कैसे कर रहा है, धीरे धीरे इंडस्ट्री की स्थापना हो रही है, इंडस्ट्री लग रही है, तथा इंटरप्रेन्योर्स के कंट्रीज इंटरेक्शन, यानी कि जो हमारे इंटरप्रेन्योर हैं उनको एक देश से दूसरे देश तक बात उनकी पहुंच रही है। तो कंट्री से देश से एक देश से दूसरे देश तक क्या हो रही है कि इंटरेक्शन हो रही है। समझ जाइए कि जो हमारा लेंसकार्ट है, तो लेंसकार्ट की जो ग्लासेस आती हैं, गॉगल्स आते हैं, वो केवल भारत में ही नहीं जाते हैं, अन्य कई देशों में उसकी सर्विस प्रोवाइड की जाती है। या जो बोट की हमारी ईयरफोन है, आई होप कि उससे आप सुन भी रहे होंगे, तो क्या होता है वो केवल और केवल भारत में नहीं है, देश में भी लग रही है। तो इंडस्ट्री का पार्शियली डेवलपमेंट क्या हो रहा है, इंटरप्राइजेस और कंट्री इंटरप्रेन्योर्स का क्या हो रहा है, कंट्री में देशाहित की आंतरिक रिसोर्सेस का यूज कर प्रोडक्शन, और देखिए देश के अंदर जो रिसोर्सेस हैं उसका यूज हम लोग कर रहे हैं। जो इंडस्ट्री लग रही है ये देश के अंदर जो रिसोर्सेस हैं उसका यूज कर रही है। तो उससे क्या हो रहा है, देश आगे बढ़ रहा है और अदर सर्विस प्रोवाइड कराता है। और अन्य सर्विस क्या कराता है दोस्तों, प्रोवाइड कराता है। और रोजगार प्रोवाइड कर समाज के जीवन स्तर का पर सुधार लाता है। देखिए हम एक फैक्ट्री खोलें तो हम ही सारा काम नहीं ना करेंगे। सपोज कर लीजिए कि हम एक फैक्ट्री खोलें बिस्किट बनाने की, तो सारा काम नहीं ना करेंगे कि ट्रक आया, नोट किए, कितना उस पर रॉ मटेरियल आया, फिर उसको कैरी करके एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाएंगे। पता चलेगा कि कंपनी खोलने के 20 दिन बाद ही दांत दिखा के मर जाएंगे। इसलिए हम लेबर की ज़रूरत करते हैं। तो लेबर हम लेंगे तो किसी न किसी को तो रोज़गार देंगे।
और रोजगार देते हैं, तो इसका मतलब क्या होता है, इंडस्ट्रियलाइजेशन से हमें वो रोजगार भी मिलता है। आगे देखिए, इंटरप्रेन्योरशिप विकास में से होने वाले कुछ इंपॉर्टेंट लाभ निम्न है। देखिए, पहला है कि अगर इंटरप्रेन्योरशिप होता है तो कौन कौन सी लाभ हमें मिलती है, यानी कि आइडिया आया, आइडिया को इंडस्ट्री में बदलने में जो होता है कि इंडस्ट्री बन गई तो अगर कौन कौन से लाभ हम देश को दे पाते हैं, तो देखिए स्वतः रोजगार मिलता है। जब ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्री बनेगी तो इंडस्ट्री चलाने के लिए वर्कर, सुपरवाइजर, इन सब लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, मैनेजर, तो क्या होगा, तो इन सब की ज़रूरत पड़ेगी, तो इनको एक देश में क्या होगा, रोजगार की संभावना बढ़ेगी, यानी रोजगार मिलेगा युवकों को। इंडस्ट्री की नंबर बढ़ती है। दूसरा है कि इंडस्ट्री की संख्या बढ़ जाती है, पहले 23 थी, 10 और लग गई, 33 हो गई। इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस में प्रोडक्शन बढ़ता है। अब देखिए, इंडस्ट्री जैसे जैसे प्रोग्रेस कर रही है, बढ़ रही है, तो ऐसे क्या होता है, प्रोडक्शन बढ़ता है। आप अब जैसे ही देखे होंगे कोरोना काल में रेमडेसिविर एक इंजेक्शन थी जिसका क्या था, प्रोडक्शन बहुत हाई चाहिए था, या कोई क्लोरोक्यूनिकॉल कोई था ऐसा, उसका प्रोडक्शन हाई चाहिए था, या कोरोना के एज में वैक्सीन की प्रोडक्शन हाई चाहिए थी। तो प्रोडक्शन कब हाई होगी, जब उसकी इंडस्ट्री लगाई जाएंगी, तो इंडस्ट्री के बढ़ने से प्रोडक्शन भी क्या होता है, बढ़ता जाता है। आगे देखिए, एक्सपोर्ट से फॉरेन मुद्रा का एक्सचेंज होता है। और समझ लीजिए कि जैसे कि हमारे यहाँ बन गया क्या, पार्ले बिस्किट चला गया अमेरिका, तो अमेरिका चला जाएगा तो हमारा जो रुपया है वो क्या होगा, वो डॉलर में एक्सचेंज होगा, हमारा रुपया डॉलर में एक्सचेंज होगा, तो फॉरेन करेंसी एक्सचेंज हो जाती है। प्रोडक्ट जो देश के बाहर से इंपोर्ट किए जाते हैं उन्हें देश में ही प्रोड्यूस हो सकता है। अब देखिए, हम लोग खाते हैं, समझ जाइए कि कोई प्रोडक्ट, कोई चीज़ खाते हैं, एक चॉकलेट। अब चॉकलेट का तो नाम मालूम नहीं है, इतना हम अमीर नहीं है कि हम फॉरेन की चॉकलेट खाएं। तो सपोज कर लीजिए कि एक हम लोग चॉकलेट खाते हैं जो अमेरिका से आती है, लेकिन अगर एक ऐसा इंडस्ट्री लग जाए कि जो हम चॉकलेट अमेरिका से मंगवा करके खाते हैं वो चॉकलेट हमें यहीं पे मिल जाए, तो क्या हो जाएगी, बहुत ही अच्छी हो जाएंगी, सस्ते में मिल जाएगी और हमारे देश में भी बन जाएंगी। देखिए, तो यही कह रहा है कि जो देश से बाहर प्रोडक्शन हो रही है उन्हें देश में ही प्रोडक्शन हो सकता है इंटरप्रेन्योरशिप से। आगे देखिए, देश का इकोनॉमिकल डेवलपमेंट होता है, देश का इकोनॉमिकल डेवलपमेंट होता है, इससे यूथ पावर का सदुपयोग होता है और हमारे जो युवा शक्ति है उसका भी क्या होता है, सदुपयोग होता है। वो लोग छात्र नेता के पीछे, तो कभी जोगी जी के पीछे, तो कभी मोदी, सॉरी ये बात ही अलग की है, ये हटा दीजिए, नेता गण के पीछे नहीं जाएंगे, न धर्म के नाम पे लड़ाई झगड़ा करेंगे, नहीं हम ब्राह्मण हैं तो हम क्षत्रिय हैं, तो हम शूद्र हैं, तो हम वैश्य हैं, तो हम मुस्लिम हैं, ये सब दिमाग से निकल जाएंगी जब रोजगार होगा तो। और रोजगार होगा तो क्या हो जाएंगे, दूसरे काम में अपने बिजी हो जाएंगे। बैलेंस रीजनल प्रोग्रेस होता है। और देखिए, जैसे कि एक देश है कोई, जैसे कि कश्मीर में रीजनल प्रोग्रेस नहीं हो रहा था, जो भी एक्ट लगा हो वो बात की बात है, लेकिन रीजनल प्रोग्रेस करने की है कि एक इंडस्ट्री लगी कश्मीर में जो लकड़ियाँ होती हैं वो बहुत हैवी लकड़ियाँ होती हैं, तो कश्मीर में लगी फैक्ट्री जिससे बैट बनाने की प्रोसेस स्टार्ट हुआ, उससे क्या होगा कि उधर का भी जो कि रीजनल, उधर का भी जो इंडस्ट्रियल बैलेंस है वो भी ठीक ठाक हो गया और उस रिसोर्स का बेहतर यूज किया जाता है, जो हमारा रिसोर्स है उसका बेहतर यूज किया जाता है और रोजगार के नए अवसर पैदा होते हैं। और रोजगार के दोस्तों क्या होते हैं, नए नए अवसर पैदा होते हैं। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, क्वालिटीज और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन इंटरप्रेन्योरशिप, यानी कि इंटरप्रेन्योरशिप की क्वालिटी और कैरेक्टरिस्टिक, गुण और विशेषता क्या क्या होनी चाहिए। तो देखिए, पहला हो सकता है प्रशासनिक योग्यता, यानी एडमिनिस्ट्रेटिव एबिलिटी, यानी कि यदि हमें कोई कंपनी खोलनी है तो जब उसकी परमिशन हम गवर्नमेंट के पास लेने जाएं तो हमें सारी बातें समझ में आनी चाहिए कि हमें क्या करना है, कैसे करना है। तो ये जो प्रशासनिक योग्यता होता है ये होना चाहिए, क्वालिटी हमारे अंदर। सृजनात्मक होना चाहिए, यानी कैसे भी हम झुक के काम को कर ले, ऐसा ना हो कि एटीट्यूड हो। ये बताइए कि शुगर
भेजेंगे कि नहीं, मेरे बिस्किट बनाने में देरी हो रही है, तो वो कहता कहेंगे नहीं भेजेंगे, आप इतना एटीट्यूड ना दिखाइए, हम नहीं भेजेंगे, आप पार्ले के हैं तो हम प्रिया गोल्ड वाले को दे देंगे। तो लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, सृजनात्मक होना चाहिए। जैसे कि देखिए कंपनी में चीनी बहुत कम है, ऐसा करिए कि चीनी भेज देते तो बहुत बहुत एहसान हो जाता आपका। ये सृजनात्मक होता है, क्रिएटिविटी, ये इंटरप्रेन्योरशिप में होना चाहिए। पहला प्रशासनिक योग्यता, दूसरा सृजनात्मक, तीसरा आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस। सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए इंटरप्रेन्योर के पास कि सेल्फ कॉन्फिडेंस, जैसे कि इंटरप्रेन्योरशिप लगा रहे हैं तो सेल्फ कॉन्फिडेंस भी होना एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात होती है। तीसरा होता है चतुरता, यानी टक्टफुलनेस, यानी कि कोई आपको मूर्ख बना करके आपकी दिमाग को या आपकी बातों को झुठला ना सके। दूरदृष्टिता, यानी कि फॉरसाइटनेस, यानी जो कि इंटरप्रेन्योरशिप होता है उसकी दूर की सोच होनी चाहिए। यानी कि हम कंपनी लगाएंगे तो कैसे मैनेज करेंगे, यहाँ से लेकर के क्या होगा, कैसे प्रोडक्शन होगा, कितना सेल होगा, यानी कि दूर की सोच होनी चाहिए। यदि हमारी कंपनी प्रोग्रेस कर जाती है तो उसके आगे इसमें और क्या ऐड करेंगे, जब इसकी नाम अच्छी हो जाएगी तो और क्या ऐड करेंगे, जैसे टाटा टी से लेके, टाटा की रॉड से लेके और टाटा साल्ट से लेके टाटा की बड़ी बड़ी गाड़ियाँ आ गई हैं। आगे देखिए स्पष्टता, क्लियरिटी होनी चाहिए। जैसे कि हम अपने बातों को यदि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक शेयर करते हैं तो उसमें क्लियरिटी होनी चाहिए। ये नहीं कि चाचा आएंगे काम करेंगे, घर ही कहना है, उनसे बताए हैं 20,000 सैलरी देंगे लेकिन दे देंगे कितना 14,000, अरे घर ही कहना है, ये नहीं होना चाहिए। क्लियरिटी होनी चाहिए। संचार योग्यता, कम्युनिकेशन एबिलिटी, अगला होता है कम्युनिकेशन एबिलिटी। तो बात करने की योग्यता होनी चाहिए, बात करने की योग्यता होनी चाहिए कि आप बात करने में माहिर हो, नेता की तरह बात करने में क्या हो, माहिर हो। एक इंटरप्रेन्योरशिप के पास ये भी होना चाहिए। व्यापारिक गोपनीयता, यानी बिजनेस सीक्रेसी, यानी कि आपकी बिजनेस कैसे ग्रो कर रही है या आपके बिजनेस में क्या सीक्रेट है जो आपके बिजनेस को एक जगह से बड़ी बड़ी ऊंचाइयों तक पहुंचा रहा है, ये सीक्रेसी दूसरे जगह तक, यानी यह गोपनीयता दूसरे जगह तक शेयर न हो पाए, यह भी गुण होना चाहिए। तकनीकी योग्यता, यानी कि टेक्निकल एबिलिटी, इसमें तकनीकी योग्यता भी होनी चाहिए। आशावादी, ऑप्टिमिस्टिक्स, यानी कि उसमें आशावादी होना चाहिए। जोखिम उठाने का तत्पर, विलिंग टू टेक रिस्क, और जो इंटरप्रेन्योरशिप होता है उसके पास जोखिम उठाने का क्या होना चाहिए, तात्पर्य होना चाहिए। अगला है निर्णय लेने वाला यानी डिसीजन मेकिंग। आपको अपने काम पे भरोसा है, आपको अपने तात्पर्य पे भरोसा है कि मैं जो काम मेरे वर्कर कर रहे हैं और जो हमारी कंपनी की रेपुटेशंस है और जो हमारे कंपनी के प्रोडक्ट हैं वो एकदम अच्छे बन रहे हैं, आपको सबसे ज़्यादा भरोसा है, यानी भरोसा बहुत ही ज़्यादा है। आप बिस्किट बनाने वाली आपकी कंपनी है। अब आपके सामने एक और आता है कि हम नमकीन भी बनाएंगे, तो उसमें क्या हो कि जो डिसीजन हो, ये जब आपको पूर्णतः सारे चीज़ पे भरोसा है तो डिसीजन आपको ले लेना चाहिए। तो ये है कि डिसीजन मेकिंग भी होना चाहिए। आगे देखिए कि उद्यमियता के बाधाएं, यानी बैरियर इन इंटरप्रेन्योरशिप। इंटरप्रेन्योरशिप में क्या क्या बैरियर है, यानी क्या क्या बाधाएं हैं। तो पहला सामाजिक, यदि आप ज़्यादा सामाजिक हैं तो इंटरप्रेन्योरशिप में क्या है, आपकी बाधाएं हैं। जैसे कि देखिए आपके कोई रिलेशन में ऐसे लोग हैं जो कि जैसे कि आपकी कंपनी है किसी और फील्ड से और आपके रिलेशन में ऐसे लोग हैं जिनको उस फील्ड में नॉलेज भी नहीं है। आप गए तब तक पता चला कि आप थोड़ा मामा के लड़के को अपने कंपनी में रख लो ना, और मामा के लड़के को नॉलेज ही नहीं है कि कंपनी में होता क्या है, तो आप ज़्यादा सामाजिक होंगे तो भी ये हमारे लिए घाटा है। धार्मिक, देखिए हमारी कंपनी से बिस्किट आ रहा है, सपोज कर लीजिए पार्ले जी किसकी है, राजपूत साहब की है। अब यादव जी कह रहे हैं कि नहीं हम तो लेंगे ही नहीं, प्रिया गोल्ड वाले क्या है, यादव जी हैं, हम उन्हीं का बिस्किट खाएंगे, 1 नंबर का बनाते हैं, शुद्ध क्या बोलते हैं, गाय के घी से। ठीक है भाई, चलिए। साहित्यिक, और साहित्यिक भी होना क्या है, बाधाएं हैं। दूसरा है मनोवैज्ञानिक।
मनोवैज्ञानिक भी क्या है होना चाहिए, ये भी होना बाधाएं हैं। तीसरा है राजनीतिक, या यदि आप राजनीतिक हैं तो इंटरप्रेन्योरशिप में क्या है बहुत बड़ी बाधाएं हैं, क्योंकि अगर आप प्रधान जी हो गए हैं, पार्ले जी का बिस्किट की कंपनी है, प्रधानी के लिए लड़े हैं, कह रहे हैं कि ऐसा है कि कंपनी से बिस्किट मंगा के हम लोग को खिलाइए, आप भी जितना पैसा होगा कंपनी की निकाल देंगे। यहीं तो अंबानी और अडानी ये सब ये नहीं होते राजनेता। तकनीकी, यानी कि यदि तकनीक खराब हुआ तो इंटरप्रेन्योरशिप में क्या हो जाएगी, दिक्कत आ जाएगी। तो तकनीकी भी क्या है एक बाधा है। वित्तीय आर्थिक, पैसे की भी क्या है दिक्कत है, पैसे की दिक्कत है। सपोज कर लीजिए कि लॉस हुआ, हानि हुआ, ऐसी सब केस में क्या होती हैं कि ये सब भी एक बाधा है। और संगठनात्मक बाधाएं, यानी ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, जो कि संगठन क्या होता है, संगठनात्मक बाधाएं। अब देखिए जो हम लोग आगे पढ़ेंगे वो होगा कि यदि हम अकेले मेरी कंपनी है तब क्या फ़ायदा है, और जब हम पार्टनरशिप में हैं तब क्या फ़ायदा है और क्या नुकसान है, ये सब देखेंगे। तो चलिए देखिए, डिफरेंस बिटवीन इंडिविजुअल ओनरशिप एंड पार्टनरशिप, यानी एकल स्वामित्व तथा साझेदारी में अंतर। तो देखिए सीरियल नंबर से हम लिखे हुए हैं। दूसरा अंतर का आधार, यानी किस किस चीज़ पे अंतर है, किसमें, ओनरशिप यानी एकल स्वामित्व, और साझेदारी स्वामित्व यानी पार्टनरशिप में किस बेसिस पे क्या क्या अंतर है। तो देखिए मालिकाना हक के बेसिस पे, यानी ओनरशिप के बेसिस पे। तो एकल स्वामित्व यानी यदि हम अकेले हैं, हमारी कंपनी है तो उसकी मालिक हम होंगे, लेकिन हम हैं एक हमारे दोस्त प्रभात जी हैं, अगर ये दोनों लोग मिल के कंपनी खोले हैं तो इस कंपनी पर अधिकार जितना मेरा है उतना ही हमारे दोस्त प्रभात जी का भी है। तो एक ही व्यक्ति का प्राप्त होता है जो कि एकाकी व्यापारी सोलो ट्रेडर कहलाता है, यानी कि एकल स्वामित्व को एक ही व्यक्ति को प्राप्त होता है ओनरशिप, जो क्या कहलाता है, सोलो ट्रेडर कहलाता है। और साझेदारी कम से कम 2 तथा अधिक से अधिक 20 व्यक्तियों को प्राप्त होता है। साझेदारी पार्टनरशिप कम से कम 2 और अधिक से अधिक 20 व्यक्तियों को प्राप्त होता है। लाभ और हानि, प्रॉफिट और हानि, अगर मेरी कंपनी है जितनी लाभ हुई तो किसको मिला, मेरे को, और हानि हुआ तो भी मेरे को। लेकिन जब 2 आदमी हैं तो लाभ होगा तो दोनों आदमी मिलकर लाभ लेंगे, हानि होगा तो दोनों आदमी में से हानि होगा। गोपनीयता, सीक्रेसी, यदि कोई कंपनी का गोपनीय बात है, यदि हम अकेले क्या हैं उस कंपनी के मालिक हैं तो हम उसको जल्दी छिपा लेंगे, लेकिन यदि हम लोग पार्टनरशिप में हैं तो हो सकता है कि मेरा ही कोई अपना खास हो तो मैं उससे यह सोच के बताऊं कि वो किसी और को न बताएगा, तो उसका भी कोई खास होगा, वो यह सोच के बताएगा कि वो किसी को नहीं बताएगा। ऐसे गोपनीयता क्या रहती है, छिपती नहीं है। तो देखिए एक ही मालिक रहने के कारण व्यापार के रहस्य सुरक्षित रहते हैं। एक ही मालिक रहने के कारण क्या होता है, व्यापार के रहस्य सुरक्षित रहते हैं। और कई मालिक होने के कारण व्यापार के रहस्य अधिक गुप्त नहीं रह पाते हैं। कई मालिक होने के कारण क्या होता है कि व्यापार के जो रहस्य हैं वो अधिक गुप्त नहीं हो पाते हैं। देखिए रजिस्ट्रेशन और पंजीकरण क्या होता है, तो एकल व्यापार का रजिस्ट्रेशन नहीं होता है। मेरी खुद की कंपनी है, मैं मर जाऊंगा तो मेरे लड़के का कंपनी हो जाएगा, वो मर जाएगा तो उसके लड़के का हो जाएगा। यानी कि एक जो कि ओनरशिप है अकेले खुद की रजिस्ट्रेशन नहीं होती है, लेकिन जब साझेदारी फॉर्म होती है जैसे कि हम और हमारे दोस्त प्रभात जी की है, तो क्या होता है उस केस में क्या होता है कि वो अगर डेथ कर जाते हैं तो उन जो रजिस्ट्रेशन पे जिनका वो नाम लिख के गए होंगे उनका शेयर उनको मिल जाएगा। देखिए निर्णय, डिसीजन, यदि मेरी कंपनी है तो मैं खुद डिसीजन लूँगा कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। अगर पार्टनरशिप में कंपनी है तो हम लोग सर्व संपत्ति यानी जितने पार्टनरशिप है सब लोग मिल के डिसीजन लेंगे कि ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। कैपिटल, देखिए एक व्यक्ति अपनी सामर्थ्य के अनुसार ही पूंजी लगाता है। हमारे पास जितनी औकात होगी हम उतनी पूंजी लगाएंगे तथा अधिक पूंजी नहीं लग पाएगी, और हम अधिक से अधिक ज़्यादा से ज़्यादा पूंजी नहीं लगा पाएंगे। यही कई व्यक्ति होंगे तो पूंजी अधिक होती है। पूंजी कितनी होती है, अधिक होती है, और जिससे कि और भी उद्योग खोले जा सकते हैं। पूंजी अधिक होती है जिससे क्या होता है और भी उद्योग खोले जा सकते हैं।
निर्णयात्मक या कुशलता, मैनेजमेंट स्किल। एक ही व्यक्ति के द्वारा निर्णय लेने के कारण कभी कभी गलत निर्णय या संचालन के कारण व्यापार में हानि हो सकता है। यानी कि हम अकेले हैं, हम निर्णय लिए तो हो सकता है कि कभी गलत निर्णय ले लिए तो व्यापार में हानि हो सकता है। इन कई लोग जब बैठ के एक साथ निर्णय लेते हैं तो क्या होता है कि इस बात को का पोस्टमार्टम होता है, उस जिससे अच्छी बात निकल के आती है तो जो हम वो डिसीजन लेते हैं तो फिर उसका क्या होता है कि कोई भी गलत संभावना नहीं होती है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं दूसरे चैप्टर में। बहुत बहुत धन्यवाद।